हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स में पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 से लेकर 9th तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और क्लास 10th की बुक के 9 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। 10वां चैप्टर मैंने आधा इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था, क्योंकि 10वां जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, इसीलिए आधा मैं आज कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, 2013 वाला और 2023 वाला। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और लेवल 2 का एसएसटी और हिंदी वाला 2023 में जो पेपर हुआ था उसे मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार। और इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगा, यानी कि एक लेसन और बचा हुआ है क्लास 10th में। उसके बाद क्लास 10th कंप्लीट हो जाएगी और इस सीरीज को मैं यहीं पर बंद कर दूंगी। मैंने पढ़ाने के लिए तो 12th तक कहा था, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, तो मैं ये सीरीज यहीं पर बंद कर दूंगी क्लास 10th कंप्लीट करवाने के बाद। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हनुमानगढ़ के जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कालीबंगा, और ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है हनुमानगढ़। चलिए, लिखा है 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। पुरातत्व प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध है। ये अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित हैं। कालीबंगा की खुदाई से हड़प्पा कालीन सील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियां, मोती, सिक्के, टेराकोटा और सीप के खिलौने मिले हैं। तो ये कालीबंगा की खुदाई में ये वस्तुएं मिली हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। यहाँ 1983 ईस्वी में स्थापित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है, जिसे 1961-69 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकले अवशेषों के लिए निर्मित किया गया था। तो 1961 से 1969 के बीच हड़प्पा स्थल की जो खुदाई हुई और खुदाई में जो अवशेष मिले, उन अवशेषों के लिए ये पुरातत्व संग्रहालय यहाँ पर स्थापित किया गया। कब किया गया? 1983 में। यहाँ संग्रहालय 3 दीर्घाएं हैं। यहाँ संग्रहालय में 3 दीर्घाएं हैं, जिनमें एक दीर्घा पूर्व हड़प्पा काल और शेष 2 दीर्घाएं हड़प्पा कालीन कलाकृतियों के लिए समर्पित हैं। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ का अगला जो पर्यटक स्थल है वह है भाटनेर किला। भाटनेर भट्टी नगर का अपभ्रंश है तथा उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में विख्यात है। भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाने वाला भाटनेर किला हनुमानगढ़ किला घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो इसे भाटनेर किला कहते हैं या हनुमानगढ़ किला भी कहा जाता है। तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि भाटनेर किला किस नदी के तट पर स्थित है, तो घग्गर नदी के तट पर। आगे लिखा है किले का महत्व इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि आयने अकबरी में इसका उल्लेख किया गया है, और आयने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा। किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने किया था। तैमूर और पृथ्वीराज चौहान सहित कई साइसी शासकों ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की। सदियों से कोई भी इस किले को नहीं जीत पा रहा था। अंत में वर्ष 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित किया और किले पर कब्जा कर लिया। तो ये आपको याद रखना है, बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटी राजाओं को हराकर इस किले पर कब्जा कर लिया था। तो हनुमानगढ़ के 2 पर्यटक स्थल बताए गए, कौन कौन से? एक तो कालीबंगा और एक भाटनेर किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है जयपुर, जिसे गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं कौन कौन से हैं?
सबसे पहले है हवा महल। कौन कौन हवा महल देख कर आया है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो लिखा है बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देने वाला यह महल अनूठा है। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया यह महल 5 मंजिला है। तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा यह बनवाया गया और यह 5 मंजिला है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका डिजाइन वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया? वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा। गुलाबी शहर का प्रतीक हवा महल बलुआ पत्थर से बना राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण है। इसकी दीवारें सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी हैं तथा 953 बेहद सुंदर आकर्षक छोटे छोटे कई आकार के झरोखे हैं। इसे बनाने का मूल उद्देश्य था कि शहर में होने वाले मेले, त्योहार तथा जुलूस को महारानियां इस महल के अंदर बैठकर देख सकें। हवा महल गर्मी के मौसम में भी इन झरोखों के कारण वातानुकूलित रहता है। तो ये जो हवा महल है इसमें 953 बेहद सुंदर आकर्षक छोटे छोटे आकार के कई झरोखे हैं इसमें। यदि आप लोग गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा। तो मैं जब जयपुर गई थी तो मैं हवा महल देखने गई थी, आमेर का किला भी देखने गई थी। वाकई बहुत अच्छा बना हुआ है हवा महल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आमेर महल के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले भी आपको बताया है आमेर के किले के बारे में। लिखा है जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर कछवाहों की पुरानी राजधानी आमेर अपने किले और स्थापत्य के लिए पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पूर्व में कछवाहा राजपूतों की राजधानी आमेर महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है आमेर का किला, और कछवाहा राजपूतों की राजधानी रहा है, और ये जो महल है ये ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। आगे लिखा है यह हिंदू व मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। आमेर का महल सन 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला और बचाव करने के लिए बनवाया था। आमेर महल का आंतरिक भाग लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बनाया गया है तथा इसमें नक्काशी का कार्य, बहुमूल पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम, पच्चीकारी का काम, जगह जगह लगे बड़े बड़े दर्पण इसकी भव्यता को 4 चांद लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर का जो अगला पर्यटक स्थल है वह है जंतर मंतर। लिखा है जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल जयपुर की यह वेधशाला है। इसे जंतर मंतर कहते हैं। तो 5 खगोलीय वेधशालाएं सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई हैं और जो सबसे विशाल है वह जयपुर में है। इसे जंतर मंतर कहते हैं। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय को मापने, सूर्य की गति व कक्षाओं का निरीक्षण तथा आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो 5 खगोलीय वेधशालाएं बनी हुई हैं तो ये कहाँ कहाँ पर बनी हुई हैं? सबसे बड़ी तो जयपुर में बनी हुई है। इसके अलावा दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा ये वेधशालाएं बनवाई गई थी। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जयगढ़ फोर्ट। सन 1726 ईस्वी में महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा यह किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया। इसमें बने शस्त्रागार, अनूठा शस्त्र संग्रहालय, तोपें बनाने का कारखाना तथा विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाड़ के कारण राजस्थान में आने वाला प्रत्येक पर्यटक जयपुर आकर इस तोप को जरूर देखता है। तो विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाड़ यहाँ पर रखी हुई है, इसीलिए पर्यटक इसे देखने के लिए जरूर यहाँ पर आते हैं। इस तोप को एक बार चलाया गया था जिससे शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गड्ढा बन गया था।
इसकी लंबाई 31 फीट 3 इंच है तथा वजन 50 टन है। इसके 8 मीटर लंबे बैरल में 100 किलो गन पाउडर भरा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है। इसका नाम याद रखिएगा, जय बाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ किला, और इन सब के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको जानकारी तो है ही। लिखा है, अंधेरी रात में तारों की छाव में नाहरगढ़ किले से जयपुर शहर का विहंगम, अभूतपूर्व, अद्भुत और मदमस्त नजारा सारी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। शहर की रोशनी को देखकर लगता है कि तारे जमीन पर उतर आए हैं। सन 1734 में महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया, जो शहर का पहरेदार मालूम होता है। इस किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्म काल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता था। रानियों के लिए आरामदेह बैठक तथा राजा के कच्छों का समूह आलीशान दरवाजों, खिड़कियों, भित्ति चित्रों से सजाया गया नाहरगढ़ अतीत की यादों को समेटे शान से खड़ा है। अभी हाल ही में महल में एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनवाई गई है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम। सन 1836 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी, तो ये याद रखिएगा। सन 1836 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया था। आगे लिखा है, सर स्टीवनटन जैकब द्वारा इसका डिजाइन बनवाया गया था, तो इनका नाम याद रखिएगा, स्टीवनटन जैकब। तथा इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण करवाया गया। रामनिवास बाग के बीच में अल्बर्ट हॉल की अभूतपूर्व और मनमोहक इमारत हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर शैली के लघु चित्रों का बड़ा संग्रह है। तो याद रखिएगा, अल्बर्ट हॉल, और जिसे सेंट्रल म्यूजियम भी कहते हैं, ये जयपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, गलता जी। गलता जी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। यह गालव ऋषि की तपोस्थली है, तो याद रखिएगा। गलता जी स्थित एक कुंड में स्नान का धार्मिक महत्व है। तीर्थयात्री यहाँ पवित्र स्नान हेतु आते हैं। इस स्थान में मंदिर, मंडप और पवित्र कुंड हैं। गलता जी आने के लिए आगंतुक पहले राम गोपाल जी मंदिर परिसर में आते हैं, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बंदर मंदिर कहा जाता है। इसे ये नाम यहाँ पाए जाने वाले बंदरों के एक बड़े समूह की वजह से मिला है। तो यहाँ बंदरों का बड़ा समूह होगा, इसीलिए स्थानीय लोगों द्वारा इस परिसर को नाम क्या दिया गया, बंदर मंदिर। आगे लिखा है, हरियाली का खूबसूरत नजारा और उछलते कूदते बंदर क्षेत्र के खुशनुमा माहौल में इजाफा करते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। दीवान कृपादास द्वारा निर्मित ये मंदिर शहर के लोगों के लिए पूजनीय है। तो पहाड़ की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा मंदिर भी है, सूर्य मंदिर जिसे कहते हैं, और दीवान कृपादास द्वारा ये निर्मित है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर का अगला पर्यटक स्थल है ईसर लाट सरगासूली। लिखा है, शहर के बीचों बीच 60 फीट ऊंची भव्य मीनार ईसर लाट को स्वर्ग भेदी मीनार या सरगासूली भी कहते हैं। याद रखिएगा, स्वर्ग भेदी मीनार भी इसे कहा जाता है या सरगासूली कहा जाता है। राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी में इस मीनार को एक शानदार जीत की स्मृति में बनवाया था। त्रिपोलिया गेट के निकट स्थित इस मीनार में अंदर की तरफ ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, जिनसे चढ़कर ऊपर से जयपुर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, गोविंद देव जी मंदिर।
श्री गोविंद देव जी की आकर्षक प्रतिमा सवाई जय सिंह वृंदावन से जयपुर लाए थे, जो यहाँ पूरे सम्मान से शहर के परकोटे में स्थित श्री गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित की गई। शाही परिवार और स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय गोविंद देव जी 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन की समुचित व्यवस्था है। तो याद रखिएगा, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। तो जयपुर के जितने भी पर्यटक स्थल थे उन सब के बारे में आपको बता दिया। अब लिखा है जैसलमेर, किले और हवेलियों का शहर। जैसलमेर को क्या कहते हैं? किले और हवेलियों का शहर कहते हैं। तो जैसलमेर के जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है जैसलमेर का किला। यह किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा। थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा यह किला बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाइयां देख चुका है। सूरज की रोशनी जब इस किले पर पड़ती है तो यह पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसीलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहते हैं। याद रखिएगा, इसे ही सोनार किला कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क। थार रेगिस्तान के विभिन्न वन्यजीवों का सबसे महत्वपूर्ण आवास है यह पार्क। जानवरों की विभिन्न प्रजातियां जैसे काले हिरन, चिंकारा, रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी, ये सब पार्क में विचरण करते हैं। लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है, उसे भी यहाँ देखा जा सकता है। यह नेशनल पार्क जैसलमेर में 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पर्यटन स्थल है जैसलमेर का पटवों की हवेली। तो पटवों की हवेली के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है इस हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं, जो कि गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए 1805 ईस्वी में बनवाई थी। तो याद रखिएगा, गुमान पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए ये 5 हवेलियां बनवाई थी। इसे बनाने में 50 साल लग गए थे। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली, यह 5 मंजिला संरचना एक सकरी गली में गर्व से खड़ी है। यद्यपि हवेली अब अपनी उस भव्य महिमा को खो चुकी है, तथापि कुछ चित्रकारी और कांच का काम अभी भी अंदर की दीवारों पर देखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तन्नोट माता मंदिर। लिखा है भाटी राजपूत नरेश तन्नू जी ने विक्रम संवत 1828 में तन्नोट माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना की। यहाँ आसपास के सभी गांवों के लोग तथा विशेषकर बीएसएफ के जवान यहाँ पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर तन्नोट माता मंदिर है। तन्नोट माता को देवी हिंगलाज का पुनर्जन्म माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामदेवरा मंदिर। लिखा है रोनीचा बाबा रामदेव और रामसा पीर का पुण्य स्थान है रामदेवरा मंदिर। याद रखिएगा, इन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। रामदेव जी राजस्थान के लोक देवता हैं। इनकी छवि घोड़े पर सवार एक राजा के समान दिखाई देती है। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी राजस्थान के जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है, उनमें से एक रामसा पीर का विशेष स्थान है। पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर रामदेवरा मंदिर स्थित है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है, पर वास्तव में यह प्रसिद्ध संत रामदेव को समर्पित है। प्रसिद्ध संत बाबा रामदेव को यह समर्पित है। आगे लिखा है यह मंदिर बाबा रामदेव के अंतिम विश्राम का स्थान माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं। यहाँ अगस्त और सितंबर के बीच रामदेवरा मेले के नाम से एक बड़ा लोकप्रिय मेला आयोजित किया जाता है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आकर रात भर भक्तिपूर्ण गीत गाते हैं।
तो रामदेवरा मंदिर में रामदेवरा मेले का आयोजन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और लोग यहाँ पर मेले को देखने के लिए भी आते हैं और भक्ति भाव प्रदर्शित भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बड़ा बाग। यह विशाल उद्यान है जो भाटी राजाओं की स्मृतियों को समेटे हुए है। बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बरबाग भी कहते हैं। तो ये जैसलमेर से 6 किलोमीटर दूर है और इसे बरबाग भी कहा जाता है। इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजाओं की शाही छतरियां हैं। उद्यान का स्थान ऐसी जगह है कि जहां से पर्यटकों को सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है। जैसलमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ एक बांध बनवाया था, जिसके कारण जैसलमेर का काफी हिस्सा हरा भरा हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद 1743 ईस्वी में उनके पुत्र लूणकरण ने अपने पिता की छतरी यहाँ बनवाई थी। उसके बाद अन्य राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी भी छतरियां यहाँ बनाई गई। तो आपको याद रखना है कि बड़ा बाग जो है जैसलमेर में स्थित है, इसे बरबाग भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जालौर के पर्यटक स्थलों के बारे में लिखा है। जैसलमेर के जितने भी मुख्य पर्यटक स्थल थे उनके बारे में आपको बता दिया है। अब जालौर के पर्यटक स्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं। जालौर यानी कि ग्रेनाइट नगरी। और सबसे पहले लिखा है जालौर किला के बारे में। लिखा है यह यहाँ के किले और महलों में ज्यादा सजावट देखने को नहीं मिलती। यहाँ के सबसे प्रतापी शासक कान्हड़ देव सोनगरा हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कई बार दांत खट्टे किए, यानी कि कई बार उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को हराया है। खिलजी ने कान्हड़ देव से बदला लेने के लिए दाव पैच लगाए, परंतु अंत में कान्हड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव की वीरता का कायल हो गया। शहर का मुख्य आकर्षण जालौर का किला है। यह वास्तुकला का एक प्रभावशाली प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि 8वीं और 10वीं शताब्दियों के बीच इसका निर्माण किया गया था। किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और नीचे शहर का अति सुंदर दृश्य पेश करता है। किले की मुख्य विशेषताएं इसकी ऊंची दीवारें और गढ़ हैं। अब लिखा है अगला पर्यटक स्थल, लिखा है सुंधा माता मंदिर। अरावली रेंज में सुंधा पर्वत के ऊपर सुंधा माता मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तल से ऊपर 1220 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और पूरे भारत के भक्तों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। तो समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर है, याद रखिएगा। यहाँ चामुंडा देवी की एक प्रतिमा है। मंदिर के सफेद संगमरमर के बने खंभे माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं। इस मंदिर में ऐतिहासिक महत्व के कुछ शिलालेख भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालौर का अगला पर्यटक स्थल है मलिक शाह की मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में अपने शासन के दौरान बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में यह मस्जिद बनवाई थी। यह मस्जिद अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बनावट गुजरात में बने भवनों से काफी प्रभावित है, तो याद रखिएगा। तो जालौर के जितने भी पर्यटक स्थल थे उनके बारे में आपने जान लिया है। अब लिखा है झालावाड़ के पर्यटक स्थलों के बारे में। काफी बड़ा लेसन है ये। और झालावाड़ का सबसे पहला पर्यटक स्थल गागरोन का किला। चलिए, यहाँ के शासक अचल दास खींची जब मालवा के शासक होशंग शाह से हार गए तो यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर कर लिया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित 6 पहाड़ी किलों में से एक पहाड़ी और जल किले का प्रतीक गागरोन किला राजस्थान की शान है। आहू, काली, सिंध नामक नदियों से घिरे इस किले की भव्य सुंदरता को आपलक निहारने का मन करता है। किले के बाहर सूफी संत मिठे शाह के मकबरे पर मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है।
गागरोन किले का निर्माण बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। 3 नदियों का संगम यहाँ देखने के लिए पर्यटक आते हैं। तो आप याद रखिएगा, गागरोन किले का निर्माण करवाया था बीजल देव ने 12वीं सदी में, और ये झालावाड़ में है, ये तो आपको याद ही रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पर्यटक स्थल है भवानी नाट्यशाला। लिखा है इसका निर्माण 1921 ईस्वी में हुआ था। यह नाट्यशाला कई यादगार नाटकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मूक गवाह है। माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में ऐसी सिर्फ 8 नाट्यशालाएं हैं। तो याद रखिएगा, शेक्सपियर के लिखे नाटक यहाँ खेले जाते थे। विदेशी पर्यटक इसे देखने में बड़ी रुचि रखते हैं। यह नाट्यशाला नाट्य और कला जगत में स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें घोड़ों और रथों के मंच पर प्रकट होने का रास्ता एक भूमिगत मार्ग द्वारा बनाया गया है, जो इसकी अनूठी विशेषता है। तो याद रखिए, भवानी नाट्यशाला का निर्माण 1921 में हुआ था और संपूर्ण विश्व में ऐसी सिर्फ 8 नाट्यशालाएं हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सूर्य मंदिर। झालावाड़ का जुड़वा शहर है झालरापाटन, जिसे सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत से मंदिर होने के कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की स्वर लहरी सुनाई देती है। 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन के सर्वाधिक मनोहारी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान उत्कीर्ण किया गया है। तो ये भी याद रखिए। यहाँ की आदमकद मूर्तियों को देखकर पर्यटक हतप्रभ रह जाते हैं। तो ये 17 फीट ऊंचा है, भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर है और झालरापाटन के सर्वाधिक मनोहारी मंदिरों में से एक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध गुफाएं और स्तूप। झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध कोलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। गुफाओं में सबसे प्रभावशाली है बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उत्कीर्णित स्तूप संरचना। झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने माने जाते हैं। पर्यटक विनायक और हथियागौर गांव के पास की गुफाओं का भी अवलोकन कर सकते हैं। तो झालावाड़ के जितने भी पर्यटक स्थल हैं उन सब के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू और चुरू के जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में लिखा है। तो शेखावाटी का सबसे पहला पर्यटक स्थल लिखा है ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर में उछलते कूदते अटखेलियां करते छोटे छोटे मृग शावक यानी हिरन के बच्चे पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। काले हिरन की यह सेंचुरी छापर गांव में है, तो ये आपको याद रखना है, जो कि जयपुर से 210 किलोमीटर दूर चूरू सुजानगढ़ तहसील में है। काले हिरन का यह अभ्यारण्य खुले मैदान, बड़े पेड़ों तथा लताओं से आच्छादित है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ताल छापर अभ्यारण्य किस लिए जाना जाता है, तो काले हिरन के लिए, ये आपको याद रखना है। यहाँ हिरनों के साथ रेगिस्तानी लोमड़ी, जंगली बिल्ली को भी देखा जा सकता है। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यहाँ पर चील, आइबीज, दक्षिण यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाने वाले सारस, क्रेन, चकवा, कबूतर आदि देखने को मिलते हैं। तो प्रवासी पक्षी भी यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये काले हिरन के लिए जाना जाता है ताल छापर अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना है। अगला पर्यटन स्थल लिखा है मंडावा। लिखा है प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का मुख्य केंद्र था मंडावा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ सामान का आदान प्रदान किया जाता था। यहाँ के ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मंडावर पर शासन किया। मंडावा में एक किला बनवाया तथा किले के चारों तरफ नगर बसाया। यहाँ अनेक बड़े व्यापारी आकर बस गए, जिन्होंने अनूठी, अद्भुत, अजब गजब हवेलियों की
नींव रखी और इस नगर को पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना दिया। इस किले के भित्ति चित्र, कांच का काम और आकर्षक मेहराबदार द्वार भगवान कृष्ण के चित्रों से शोभायमान है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर व्यापारी आकर बस गए थे तो उन्होंने तरह तरह की हवेलियां यहाँ पर बनवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पर्यटन स्थल है खेतड़ी महल। लिखा है झुंझुनू का खेतड़ी महल कला और वास्तु संरचना के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इसे झुंझुनू के हवा महल के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि झुंझुनू का हवा महल किसे कहते हैं तो खेतड़ी महल को। 1770 ईस्वी में इस महल का निर्माण हुआ था। आश्चर्यजनक तथ्य है कि खेतड़ी महल में कोई झरोखे या द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हवा महल में तो कई झरोखे हैं, हवा महल जयपुर में स्थित है, लेकिन इसमें कोई भी झरोखे और द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी महल का अनोखापन हवा के अबाध प्रवाह हेतु व्यवस्थित रूप से बनाए गए भवनों के निर्माण के कारण है। महल के लगभग सभी कक्षों में सुव्यवस्थित स्तंभ और मेहराब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि किले को शानदार समृद्ध रूप प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा, जो सभी कक्ष हैं सुव्यवस्थित स्तंभ और मेहराब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही किले को शानदार समृद्ध रूप प्रदान भी करते हैं। तो इसे झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है, ये तो आपको याद ही रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पर्यटक स्थल है श्रद्धा नाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़। अमृतनाथ जी महाराज की शिष्य परंपरा में संत श्री श्रद्धा नाथ जी द्वारा स्थापित यह आश्रम लक्ष्मणगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। तो लक्ष्मणगढ़ सीकर के रेलवे स्टेशन के पास ये स्थित है, याद रखिएगा। इस आश्रम में श्रद्धा नाथ जी के साधनामय जीवन की झांकी श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है। यह आश्रम नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। तो ये भी याद रखिएगा, ये नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। नेहरा पहाड़ की तलछटी में खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है, जिसमें मस्जिद और मदरसा है। यहाँ प्राचीन भित्ति चित्र अभी भी देखे जा सकते हैं। इसके मध्य में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की अलंकृत दरगाह है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नवलगढ़। झुंझुनू और सीकर के बीच स्थित नवलगढ़ अपनी सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सुंदर सुंदर हवेलियां हैं, इसीलिए नवलगढ़ प्रसिद्ध है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जिसमें से कुछ भारतीय तथा कुछ विदेशी फिल्में भी हैं। यहाँ आकर्षक किला ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया था तथा इसके पास स्थित रूप निवास उद्यान तथा फव्वारों से सुशोभित है। तो याद रखिएगा, यहाँ जो किला है वह नवल सिंह ने बनवाया था, ठाकुर नवल सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मणगढ़ किला। लक्ष्मणगढ़ नगर में यह किला गौरवशाली स्थापत्य का नमूना है। पूरे विश्व में यह स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है, जो कि यहाँ बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया गया था। इसके शिखर पर चढ़कर नीचे बसे लक्ष्मणगढ़ का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। तो इसके शिखर पर चढ़कर आप पूरा लक्ष्मणगढ़ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है फतेहपुर। फतेहपुर शहर कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 ईस्वी में स्थापित किया। उन्होंने 1516 ईस्वी में फतेहपुर के किले का निर्माण करवाया। यह शहर एक समय सीकर की राजधानी के रूप में जाना जाता था। आज फतेहपुर शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये फतेहपुर अलग है, आप फतेहपुर सीकरी मत समझिएगा, ये अलग है फतेहपुर। ये एक समय में सीकर की राजधानी के रूप में जाना जाता था।
और आज फतेहपुर शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ अनेक दर्शनीय जगह हैं, जिनमें द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली, नादिन ला प्रिंस कल्चरल सेंटर और फतेहचंद की हवेली उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर ये दर्शनीय स्थल है, इनके नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जोधपुर के पर्यटक स्थलों के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है मेहरानगढ़ किला, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लिखा है आज इस किले की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। इसका संरक्षण, समृद्धि, मजबूती, रखरखाव अतुलनीय है। जोधपुर के क्षितिज पर शोभायमान 125 मीटर ऊंची सीधी पहाड़ी पर अभेद्य मेहरानगढ़ किला है। यह ऐतिहासिक किला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में से एक है। याद रखिएगा, ये सभी लोकप्रिय किलों में से एक है। यह इतिहास और किंवदंतियों में सदा जीवित रहा। मेहरानगढ़ का किला आज भी जयपुर की सेनाओं द्वारा इसके दूसरे द्वार पर किए गए तोप के हमले की गवाही देता है। किला अपने उत्तम मेहराबदार झरोखों, नक्काशीदार पट्टिकाओं, सजावट युक्त द्वारों और मोती महल, फूल महल, शीश महल की चित्रित दीवारों के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसवंत थड़ा 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित श्वेत संगमरमर का आकर्षक स्मारक जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित है। इसका निर्माण उनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने करवाया था। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, जसवंत थड़ा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मंडोर। इस स्थान का प्राचीन नाम मांडवपुर था। यह पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। एक किंवदंती के अनुसार रावण का ससुराल यहीं था। एक मान्यता ऐसी है कि लोग मानते हैं कि जो रावण था उसकी ससुराल यहीं थी। यहाँ सदियों से होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर जोधपुर के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ जोधपुर के पूर्व शासकों के स्मारक एवं छतरियां हैं। राजस्थान स्थापत्य कला से बनी परंपरागत छतरियों के लिए छतरियों की अपेक्षा यह हिंदू मंदिरों की संरचना पर आधारित है। तो याद रखिएगा, ये पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था और लोग मानते हैं कि ये रावण का ससुराल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कायलाना झील। जैसलमेर रोड पर कृत्रिम झील कायलाना एक सुंदर पिकनिक स्थल है। कैनवास के चित्र जैसी दिखती इस झील की रमणीयता अविस्मरणीय है। आरटीडीसी के माध्यम से झील में विहार हेतु नौकायन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो ये एक कृत्रिम झील है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है माचिया सफारी उद्यान। जैसलमेर मार्ग पर कायलाना झील से लगभग 1 किलोमीटर दूर माचिया सफारी उद्यान है। यह एक पक्षी विहार है। यहाँ हिरन, रेगिस्तान की लोमड़ियां, विशाल छिपकली, नीलगाय, खरगोश, जंगली बिल्लियां, लंगूर, बंदरों जैसे कई पशु पाए जाते हैं। उद्यान सूर्यास्त के दृश्य के लिए भी सुविख्यात है। तो याद रखिएगा, ये कायलाना झील से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लिखा है बाल समंद झील। जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर मंडोर रोड पर बालसमंद झील स्थित है। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में मंडोर के एक जल स्रोत हेतु किया गया था। बाद में बालसमंद झील के किनारे पर एक ग्रीष्म महल निर्मित किया गया। यह हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है। पशु और पक्षियों जैसे लोमड़ी और मोर भी यहाँ पाए जाते हैं। यह झील अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों का एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है, यानी कि लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब करौली के जो पर्यटक स्थल हैं
उनके बारे में लिखा है। सबसे पहले लिखा है कैला देवी मंदिर। करौली के बाहरी इलाके में लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि त्रिकुट की पहाड़ियों के बीच काली सिंध नदी के किनारे पर बना हुआ है। याद रखिएगा, यह मंदिर देवी के 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में की गई थी, ऐसी मान्यता है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में की गई थी। कैला देवी मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे यहाँ के लोग लांगुरिया नाम से पुकारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है श्री महावीर जी मंदिर। 19वीं सदी में बना बेजोड़ वास्तुशिल्प की संरचना है श्री महावीर जी का मंदिर, जो एक जैन तीर्थ स्थल है। प्रत्येक वर्ष यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष के 13वें दिन से कृष्ण पक्ष के वैशाख के पहले दिन तक एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों जैन श्रद्धालु आते हैं। तो ये जैन मंदिर है, यहाँ पर जैन श्रद्धालु मेला देखने के लिए आते हैं, मेला लगता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। करौली के एक गांव में मेहंदीपुर बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर की काफी दूर दूर तक मान्यता है। मान्यता के अनुसार पागल और बीमार लोग यहाँ लाए जाते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से अधिकतर ठीक होकर जाते हैं। तो लोग ऐसा मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोटा के जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कोटा बैराज। कोटा बैराज राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रह स्थलों में से एक है। तो ये चंबल नदी पर निर्मित है। सबसे पहले तो आप यही याद रखिएगा कोटा बैराज के बारे में। वर्षा ऋतु में इसके बड़े फाटकों के माध्यम से तेज प्रवाह युक्त जलधारा के मनमोहक दृश्य को देखने के लिए पर्यटक लालायित रहते हैं। बैराज के पास भगवान शिव का कंसुआ मंदिर एक दर्शनीय स्थल है, जहां एक दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित है। याद रखिएगा, ये जो मंदिर है यहाँ पर चौमुखी शिवलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुंदरा बाग अभयारण्य। कोटा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रावतभाटा मार्ग पर सेलझर तथा कोलीपुरा गिरधरपुरा होते हुए दर्रा गांव तथा कोटा से 50 किलोमीटर झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव से कोलीपुरा सेलझर तक इस बाघ अभयारण्य का दृश्य अवलोकन किया जा सकता है। यह अभयारण्य सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पैंथर, भालू, हिरन, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार काफी संख्या में देसी एवं प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो पशु पक्षी पाए जाते हैं वो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जग मंदिर महल। कोटा महाराव दुर्जन साल सिंह जी की महारानी तथा उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर जी ने इस कृत्रिम जलाशय, किशोर सागर तथा जग मंदिर का निर्माण 1743 से 45 ईस्वी के मध्य करवाया। तो याद रखिएगा, दुर्जन साल जी की महारानी और उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर, इन्होंने इस कृत्रिम जलाशय, किशोर सागर और जग मंदिर का निर्माण करवाया था 1743 से 1745 ईस्वी के मध्य में। किशोर सागर कोटा शहर के मध्य स्थित है। यहाँ पर पर्यटकों हेतु पावर मोटर बोट, जेट स्की तथा बच्चों हेतु अन्य जल क्रीड़ाओं में वाटर जॉर्बिंग बॉल, बनाना बोट आदि की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सायंकाल लेजर फिल्म एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। यह स्थान कोटा का प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो याद रखिएगा, कोटा का ये पर्यटन स्थल है जग मंदिर महल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अभेड़ा महल। अभेड़ा महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में कराया गया था। यहाँ महल शाही आरामगाह की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित करवाया गया था, जिसमें राजकुमारी धीर देह द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय निर्मित करवाया गया था। तो ये जो राजकुमारी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने कृत्रिम जलाशय निर्मित करवाया था।
जिससे ज्यादा से ज्यादा वन्य जीव व पक्षी इस ओर आकर्षित हो सकें। महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था तथा अभेड़ा का तालाब इसी कारण प्रसिद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नागौर के जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये काफी बड़ा लेसन था, इसीलिए मैंने 2 पार्ट में इसे कंप्लीट करवाया है। लिखा है लाडनू। लाडनू में बनी साड़ियां पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों में बेहतरीन किस्म की मानी जाती हैं तथा इनके चटक रंग और मुलायम कपड़े के लिए पसंद की जाती हैं। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र और अहिंसा एवं करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माना जाने वाला लाडनू 10वीं सदी में बसाया गया था। इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। जैन धर्म आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी है। विश्वविख्यात संत आचार्य श्री तुलसी लाडनू के ही थे, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, कॉटन की साड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े पीर साहब दरगाह। सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में दर्शनार्थ खोला गया था। दरगाह में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहाँ पर रखा गया कुरान शरीफ है, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा गया था। तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन माना जाता है कुरान शरीफ का। क्यों माना जाता है? क्योंकि हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा इसे सुनहरी स्याही में लिखा गया है। इसके साथ ही उनकी छड़ी और पगड़ी भी दर्शनीय है। यहाँ पर दर्शक पुराने भारतीय सिक्के जो कि सन 1850 के हैं देख सकते हैं। इसके साथ ही अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन के सिक्के भी यहाँ देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है झोरड़ा नागौर। नागौर तहसील में स्थित झोरड़ा एक छोटा सा गांव है। प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम की जन्मस्थली होने के कारण काफी प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष हिंदी माह भाद्रपद की चतुर्थी और पंचमी के अवसर पर झोरड़ा में लगभग 2 लाख श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी सभी जगह के लोग यहाँ गांव में प्रत्येक वर्ष होने वाले बड़े सालाना मेले में आते हैं। इस गांव में बाबा हरिराम मंदिर होने के साथ ही इन संत के जीवन से संबंधित बहुत सारी स्मरणीय तथा दर्शन योग्य वस्तुएं रखी गई हैं। तो आपको याद रखना है, ये जो झोरड़ा है नागौर तहसील में स्थित एक छोटा सा गांव है और प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम की जन्मस्थली होने के कारण ये प्रसिद्ध है और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मेला भी लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाली के पर्यटक स्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है रनकपुर जैन मंदिर। लिखा है प्राकृतिक सौंदर्य के बीच घाटियों से घिरा यह भव्य मंदिर जैन समुदाय के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। याद रखिएगा, ये जैन समुदाय से संबंधित है। हीरे जैसे चमकते और तरासे गए यह मंदिर अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय हैं। एक जैन व्यापारी के पास दिव्य दृष्टि होने की मान्यता के बाद 15वीं शताब्दी में निर्मित रनकपुर जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। राज्य के शासक राणा कुंभा ने इन मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। उल्लेखनीय है कि यह अनेक मंदिरों का एक परिसर है, ना कि एकमात्र मंदिर, यानी कि यहाँ पर अनेक मंदिर हैं, कोई एक मंदिर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाई बांध है। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। जोधपुर शहर और आस पड़ोस के गांव के लिए पानी का एक प्राथमिक स्रोत होने के अलावा सर्दियों में जवाई बांध प्रवासी पक्षियों, तेंदुए और मगरमच्छ के लिए स्वर्ग है। तो ये पानी का एक प्राथमिक स्रोत है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के पर्यटक स्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले लिखा है देशनोक करड़ी माता मंदिर। दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला यह मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक गांव में है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चूहों के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो करड़ी माता मंदिर याद रखिएगा। यह पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से मशहूर है। एक किंवदंती के अनुसार करड़ी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। करड़ी माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने के लिए प्रार्थना की। यमराज ने मना कर दिया, फिर इस शर्त पर मान गए कि उस दिन के बाद लक्ष्मण तथा करड़ी माता के सभी वंशज चूहे के रूप में जिंदा रहेंगे। हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लोग लड्डू व दूध की बड़ी परातें चढ़ाते हैं, जिन्हें चूहे खाते व पीते हैं। गर्भगृह में करड़ी माता की मूर्ति स्थापित है। करड़ी माता मंदिर का द्वार सफेद संगमरमर से बनी एक सुंदर संरचना है। दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। नए दूल्हा दुल्हन यहाँ माता का आशीर्वाद लेने आते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार। शिक्षाविद एवं शोधकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा रहता है। यहाँ संरक्षित प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड जो मुगल काल के समय के भी हैं, जिनमें अरबी फारसी के फरमान, निशान और हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल हैं। इस अभिलेखागार में संरक्षित व सुरक्षित रखे हैं। तो मुगल काल के समय के भी यहाँ पर अभिलेख सुरक्षित रखे गए हैं। राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों व जारी किए आदेशों के रिकॉर्ड भी यहाँ मिल सकते हैं। बीकानेर का यह अभिलेखागार अत्यंत असाधारण तथा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जूनागढ़ किला। इस किले को कभी कोई शत्रु नहीं जीत पाया। सन 1588 में सम्राट अकबर के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह द्वारा बनाया गया यह किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसने बने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार महल, प्रांगण, बालकनियां, छतरी नुमा मंडप तथा खिड़कियां अपनी अद्भुत कला को दर्शाती हैं। तो इस किले को कोई शत्रु नहीं जीत पाया था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। लिखा है महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। याद रखिएगा, महाराजा गंगा सिंह ने अपनी पिता की स्मृति में इस राजमहल का निर्माण करवाया था। इसके वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद सर स्विंटन जैकब द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, यह महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है तथा राजपूताना, इस्लामी तथा यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से इसे मूर्त रूप प्रदान किया गया। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ हिस्सा बीकानेर के राज परिवार के निवास के रूप में है। इसी पैलेस के एक हिस्से में श्री शार्दुल म्यूजियम है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कोलायत। हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन को आते हैं। कोलायत एक पवित्र झील है जो बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ का इतिहास सांख्य योग के प्रणेता कपिल मुनि की कहानी सुनाता है, जो इस जगह के शांतिपूर्ण वातावरण से इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिम की यात्रा को बीच में रोक दिया और संसार के चक्र से मुक्ति पाने के लिए यहीं तपस्या करने लगे। यहाँ स्थित मंदिर, घाट और पवित्र झील भक्तों को आमंत्रित करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कतरियासर। जयपुर रोड पर इस गांव का ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन बड़ा समृद्ध है। कतरियासर में बालू रेत के टीले और उन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी देखकर लगता है पूरी धरती पर सोना बिखरा पड़ा है। यहाँ पर्यटक भारी संख्या में आते हैं तथा रेत के धोरों पर
जसनाथ जी का अग्नि नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिंकारा, मोर, तीतर, बटेर, चकोर के झुंड दिखाई देते हैं। बीकानेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर कतरियासर एक साफ सुथरा और समृद्ध गांव है। याद रखिएगा, बीकानेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कतरियासर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र, जहां ऊंटों का रखरखाव, उन पर अनुसंधान और प्रजनन संबंधित कार्य संपन्न होते हैं। शहर से 8 किलोमीटर दूर यह केंद्र 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर बना है तथा इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये बीकानेर में है, याद रखिएगा। अब लिखा है राजसमंद। राजसमंद के जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में लिखा है। सबसे पहले लिखा है कुंभलगढ़ किला। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको जानकारी तो है ही। लिखा है मेवाड़ के सशक्त, सबल और प्रसिद्ध योद्धा राणा प्रताप की जन्मस्थली उदयपुर से उत्तर की तरफ लगभग 84 किलोमीटर दूरी पर जंगलों के बीच मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला है कुंभलगढ़। राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनवाया गया यह किला अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है। तो याद रखिएगा, राणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मेवाड़ को शत्रुओं से बचाने व सुरक्षित रखने में इस किले की मुख्य भूमिका रही है। जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ किले पर कब्जा कर लिया तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को उनके बालकाल में इसी किले में पनाह मिली थी। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के कारण लोगों की भावनाएं इस किले से जुड़ी हैं, यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पर हुआ था। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के कारण लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। कुंभलगढ़ का किला अति सुंदर विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। किले की दीवारें इतनी मजबूत तथा चौड़ी हैं कि 8 घुड़सवार एक साथ उस पर चल सकते हैं और लगभग 36 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं। तो ये आपको याद रखना है, किले की दीवारें इतनी मजबूत और इतनी चौड़ी हैं कि 8 घोड़ेसवार उस पर एक साथ चल सकते हैं। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का नवीनीकरण करवाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजसमंद झील। विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया जाता था। याद रखिएगा। राजसमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने राहत कार्यों में से एक माना जाता है तथा इस कार्य के लिए उस समय लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इस झील की परिधि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर, गहराई 30 फीट तथा जलग्रहण क्षेत्र लगभग 524 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में है। इतनी लंबी चौड़ी परिधि में फैली होने के बावजूद भी यह माना जाता है कि यह झील भीषण तथा व्यापक रूप से फैले सूखे के समय में सूख जाया करती थी। जैसे कि सन 2000 में सूखा पड़ने के कारण यह एक विशाल घाटी की सूखी सतह और दरारों भरे कीचड़ के समान बन गई थी। यानी इतनी विशाल है ये, लेकिन जब सूखा पड़ा था तो तब ये सूख गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है हल्दी घाटी। यह स्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है तथा उदयपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर है। इस घाटी की मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली है, इसीलिए इसका नाम यह पड़ा है। हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। सन 1536 में इस युद्ध में महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य को दर्शाने वाली हल्दी घाटी में उनके प्रिय घोड़े चेतक की समाधि भी स्थित है। तो महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम चेतक था और उसकी समाधि हल्दी घाटी में ही है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में है रणथंभौर का किला। यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर है। किले के 3 तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाई बनी हुई है जो इसे मजबूत और अजेय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चौहान राजा रणथंभन देव द्वारा किया गया था।
ऐसा माना जाता है। खानवा युद्ध में घायल रारासांगा को भी इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर का यह उल्लेखनीय किला चौहान शासकों द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। एक आदर्श सामरिक स्थान होने के कारण यह दुश्मन को खाड़ी में रोके रखने के लिए उपयुक्त था। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की घेराबंदी की थी। तब ये किला राजघराने की महिलाओं के जौहर की ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। यानी कि राजघराने की जो महिलाएं थी उन्होंने जौहर कर लिया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को घेर लिया था। तब किले की विशेषता यहाँ के मंदिर, जलाशय, विशाल द्वार और सुदृढ़ प्राचीरों में दिखाई पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला है, याद रखिएगा। सिरोही के जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है गुरु शिखर। लिखा है अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की चोटी है। और ये आपको याद भी रखना है क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। आध्यात्मिक कारणों तथा साथ ही 1722 मीटर समुद्र तल से अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की चोटी है। आध्यात्मिक कारणों तथा साथ ही 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर गुरु शिखर से माउंट आबू का विहंगम दृश्य देखने के लिए, प्रकृति की छटा को निहारने के लिए गुरु शिखर की यात्रा अनुपम है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर दिखाई देता है, जिसके लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ऋषि आत्रेय और उनकी पत्नी अनसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया था। वैष्णव समुदाय के लिए यह एक तीर्थ स्थल है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर दत्तात्रेय का मंदिर है और गुरु शिखर सबसे ऊंचा शिखर है अरावली की पहाड़ियों का। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दिलवाड़ा जैन मंदिर। पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाहर से साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर भीतर पहुंचने पर पर्यटकों को अद्वितीय वास्तुशिल्प और इसमें की गई पत्थरों पर शानदार नक्काशी से अचंभित कर देता है। इसकी आंतरिक सज्जा में कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ती है। इस मंदिर को 12वीं-13वीं शताब्दी में बनवाया गया था तथा इसकी छतों, मेहराबों और खंभों पर की गई कारीगरी को देखकर पर्यटक ठगे से रह जाते हैं। दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाषित सुंदरता और मंदिर के आसपास का हरियाली से भरपूर शांत वातावरण लाजवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नक्की झील। माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है और यही आपको याद भी रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि भारत की पहली मानव निर्मित झील कौन सी है, तो नक्की झील। लगभग 80 फुट और 1/4 मील चौड़ी इस झील को देखने बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। कई किंवदंतियों में से एक किंवदंती यह है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था, इसीलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। नख यानी कि नाखून। इसी नक्की झील के पास सन 1948 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया था, जिसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए झील का साफ सुथरा नीला पानी, हरी वादियां और चारों तरफ की प्राकृतिक छटा रूमानी, कल्पित तथा अद्भुत अंश स्वप्निल और तृप्त करने वाले हैं तथा इस आकर्षण भरे स्थल को देखने को बाध्य करते हैं। तो इसीलिए लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, इस प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टोंक के जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पूरा राजस्थान आप लोगों ने घूम लिया इस लेसन में। सबसे पहले लिखा है टोंक के पर्यटन स्थलों में बीसलपुर बांध है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी के रूप में पहचान बनाने वाला बीसलपुर बांध एक गुरुत्व बांध है जो बनास नदी पर निर्मित किया गया है और यही आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि बीसलपुर बांध किस नदी पर है, बनास नदी पर। यह राजस्थान के टोंक जिले के देवली कस्बे के पास है। इस बांध का निर्माण सन 1999 में पूरा किया गया था
तथा तभी से यह बांध राज्य के कई क्षेत्रों को पानी सप्लाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। तो इसका निर्माण सन 1999 में पूरा हुआ था, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सुनहरी कोठी। टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंशन है, जो नजरबाग रोड पर बड़ा कुआं के पास है। इमारत अपने बाहरी स्वरूप से साधारण लगती है, लेकिन इसके आंतरिक भाग की बहुरंगी स्वर्ण रंगों की शाही झलक इसके नाम से मेल खाती है। शीश महल या सुनहरी कोठी का शीशे से शोभायमान कमरा मीनाकारी कार्य के सर्वोत्कृष्ट नमूनों के साथ अद्भुत गिलास और फूलों के अलंकरण की कारीगरी मंत्रमुग्ध करते हैं। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। ये आपको याद रखना है, डेट भी याद रखिएगा, सन भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है डिग्गी कल्याण जी मंदिर। तो 5600 वर्षों पूर्व का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में से एक श्री डिग्गी कल्याण जी मंदिर है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी को माना जाता है। पूरे देश से लोग यहाँ अपने दुखों से मुक्ति और देवता के आशीर्वाद के लिए आते हैं। प्राचीन काल की शिल्प कौशल की गवाही देता यह मंदिर टोंक से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का भव्य शिखर 16 स्तंभों पर आधारित है। तो ये याद रखिएगा, भव्य शिखर जो है 16 स्तंभों पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार। तो इसके पर्यटक स्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ। यहाँ हर माह की अमावस्या को मेला लगता है। कहा जाता है कि जत्थेदार बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मसा रंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था। इसी कारण इस गुरुद्वारे को बुड्ढा जोहड़ा कहते हैं। याद रखिएगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पर्यटक स्थल है हिंदू मलकोट सीमा। लिखा है गंगानगर में स्थित हिंदू मलकोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बीकानेर के दीवान हिंदूमल के सम्मान में नामित और सीमा के पास स्थित यह पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सीमा श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है और यह प्रतिदिन प्रातः 10 से शाम 5:30 के बीच पर्यटकों के लिए खुली रहती है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। गंगानगर में ये स्थित है हिंदू मलकोट सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर झीलों की नगरी कहा जाता है। इसके पर्यटक स्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है पिछोला झील। पिछोला झील का सौंदर्य ढलती शाम के समय सूर्य की लालिमा में सोने की तरह दमकता है। पिछोला गांव के कारण झील को पिछोला नाम दिया गया। जगनिवास और जग मंदिर द्वीप इस झील में स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है। झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस है। सूर्यास्त होने पर झील में नाव की सवारी, झील और सिटी पैलेस का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेह सागर झील। लिखा है पिछोला के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदा के किनारे स्थित यह रमणी झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है। झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ एक द्वीप पर उदयपुर की सौर वेधशाला भी है। इसे पहले कनॉट बांध कहा जाता था क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा किया गया था, तो इसीलिए इसे कनॉट बांध कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था। एक छोटे से संग्रहालय के साथ इसमें संगमरमर के हाथी, फव्वारे, मंडप और कमल कुंड जैसे कई आकर्षण हैं। तो महिलाओं के लिए इससे एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था, इसीलिए इसे कहा जाता है सहेलियों की बावड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोक कला मंडल।
भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का एक सांस्कृतिक संस्थान है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संस्कृति, त्योहारों, लोक कला और लोक गीत के लिए समर्पित है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा यह एक संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर का अगला पर्यटन स्थल है नागदा। 6वीं शताब्दी के अंश को समाहित किए नागदा उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा नागदा जटिल नक्काशीदार सहस्त्रबाहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर सहस्त्रबाहु मंदिर है जो कि आम लोगों में सास बहू के नाम से जाना जाता है। तो यही आपको याद रखना है, जो सहस्त्रबाहु मंदिर है ये सास बहू मंदिर के नाम से जाना जाता है। 9वीं-10वीं शताब्दी में निर्मित किए गए इस मंदिर का वास्तुशिल्प अतुलनीय है तथा इसका तोरण द्वार अद्भुत बनाया गया है। तो इसके साथ ही लेसन भी होता है समाप्त। काफी बड़ा लेसन था, इसीलिए ये 2 पार्ट में कंप्लीट करवाना पड़ा। ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। 5 प्रश्न हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहला है मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई है, आपको कमेंट में बताना है। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। किस गढ़ के लिए जेम्स टॉड ने कहा यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। अगला है हवा महल का निर्माण किसने करवाया और श्रद्धा नाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है। तो आप लोग कमेंट में इनके उत्तर जरूर बताइएगा। इसके बाद एक लेसन और बचता है, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ये सीरीज में यहीं पर बंद कर दूंगी, क्योंकि मैंने 12th तक पढ़ाने के लिए कहा था लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। तो मैं 10th की बुक कंप्लीट कराने के बाद इस सीरीज को यहीं पर बंद कर दूंगी। आप लोग स्वयं से 11th और 12th की बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो और आपका बचा है, एक वीडियो और आएगा बस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा यदि आपका मन हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।